आज हम टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन के सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अनुदेशन तकनीकी से होगी। अनुदेशन तकनीकी को हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जैसा आप देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? हिंदी में इसे कहा जाता है प्रविधि। प्रविधि का मतलब है एक माध्यम जिससे हम कोई काम कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम, यहां पर है हमारा टीचर और यहां पर है हमारा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को टीचर को कुछ मैसेज देना है। क्या देना है? मैसेज। अब ये जो मैसेज स्टूडेंट को देना है, इसके लिए इस मैसेज में कुछ चीजें होंगी और उन चीजों को हम किसी भी माध्यम से इनपुट आउटपुट करके हमने उसका कंटेंट तैयार किया, या ये कह लें उनको हमने इनकोड किया। जैसे आप मैसेज टाइप करते हो, या आप ऑडियो भेज देते हो, या आप सिंबल भेज देते हो, या आप कुछ भेज देते हो और उसको आप किसी ना किसी मीडियम में डालते हैं। बताया था ना, ये मीडियम ही टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से यहां पर आपका मैसेज पहुंच जाता है और इस मैसेज को ये डिकोड करता है, पढ़ लेता है और आपको यस या नो में फीडबैक दे देता है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या हुआ पूरा प्रोसेस? एक ए टीचर है, बी एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को टीचर कुछ कहना चाहता है। एक तो तरीका यह है कि आप सामने बैठे हैं, मैंने आपसे कह दिया। अगर आप सामने नहीं बैठे हैं तो हम क्या करेंगे? हम अपनी बात को किसी ना किसी एक माध्यम से, मैसेज को इनकोड करेंगे, किसी ना किसी एक तरीके से लिखेंगे और उसको लिखने के बाद उसको कोई ना कोई मीडियम देंगे। जैसे ही हम उसको मीडियम देते हैं, कहने के लिए तो हम आपसे डायरेक्टली कह दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है? विदाउट टेक्नोलॉजी हुआ, है ना। और जब हम ये चीज एक टेक्नोलॉजी में यूज कर लेंगे तो ये हमारा मैसेज टेक्नोलॉजिकल मैसेज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी को हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहेंगे। अब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को अगर आप एक सॉफ्टवेयर तौर पर डेवलप करना चाहें, जैसे किसी भी व्यक्ति को जब आप ओपनिंग करते हो, जैसे कहीं पर भी है, कोई भी व्यक्ति है, आप उसे बताते हो, जैसे उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ स्टेशन पर एक वजन करने वाली मशीन, उस पर जब आप खड़े होते हैं तो आपको बताती है क्या करना है। या आप एटीएम पे जाते हैं, एटीएम पे जैसे ही आप देख जाते हैं तुरंत मशीन एक्टिवेट हो जाती है, उसमें सब पहले से ही प्रोग्रामिंग सेट है। वो आपसे कहती है अपना कार्ड लगाइए। जैसे ही आप कार्ड लगाते हैं तो वो ये बता देती है कि ये कार्ड आपको वापस लेना है कि रोके रखना है। वो कहती है ना कि जब तक प्रोसेस ना हो तब तक कार्ड को रिमूव ना करें। इसका मतलब उसने निर्देश दिया ना, आपने उस निर्देश को फॉलो किया, फिर वो आप रीड करेगा, रीड करने के बाद फीडबैक नहीं, तुरंत इंस्ट्रक्शन फिर आ जाएंगे ना, आप क्या करना चाहते हैं। विड्रॉल लाइकवाइज 6-7 आए, अब आपने फिर सेलेक्ट किया, फिर वो अगला इंस्ट्रक्शन दे देगा, आप अपना ये भरिए, फिर वो अगला इंस्ट्रक्शन दे देगा। तो इस तरीके से ही तो हमारी मैसेज चल रही है। तो जो ये मेथड यूज होता है, एजुकेशन में भी ये मेथड यूज हो जाता है और इसी मेथड से हमारा टीचिंग जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी दो चीजों से मिलकर के बन रही है, जिसमें हम सीधा सीधा सा मामला है कि स्थानीय सूचनाओं और संदेशों को, है ना, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके बताना अनुदेशनात्मक तकनीकी है। इसी में समझ लीजिए एक हमारा सेंडर
एक मैसेज, एक मीडियम और एक रिसीवर। 4 के बिना बताइए क्या ये सिस्टम पूरा हो सकता है? ये ध्यान रखना है बस आपको कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से पूरा अगर हमें करना है, फॉलो कराना है, तो हमें क्या चीज चाहिए होगी? हमें 4 चीजें चाहिए। ऐसा पूछा जा सकता है क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। ऑब्जेक्टिव बेस में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम्ड लर्निंग है, अभिक्रमित अनुदेशन है, बहुत सारी चीजें। अब ये आप तो समझ गए ना कि अब वो पूछ रहा है विषय वस्तु का मतलब, तो यहाँ पे क्या है, मैसेज में क्या है। तो मैसेज में एक लेक्चर हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई कैलकुलेशन हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। और एक या तो कह सकते हैं यहाँ पे पूरा पूरा एक इंस्ट्रक्शन का पुलिंदा हो सकता है, जिसको कि पूरा करते हुए बच्चा अपने पूरे टारगेट को पूरा कर लेगा, है ना। जैसे बाई चांस आप किसी भी व्यक्ति को अनुदेशन देना, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। अब उस एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुदेशन दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या आप ब्रांचिंग कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी टेक्नोलॉजी किस तरीके की है। क्लियर? अनुदेशनात्मक तकनीकी के चरण, 4 चरण। तो सबसे पहले है पाठ का चयन करना, बल्कि तकनीकी का चयन करना। पहला हो जाएगा तकनीकी का चयन। पहला समझ में आ गया? नहीं आया? आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हम ऑडियो देंगे, इसको ऑडियो विजुअल देंगे, टेक्स्ट देंगे, सिंबॉलिक देंगे, क्या देंगे, मेथड कौन सा होगा। मेथड तो 3 ही तरीके के हो सकते हैं ना, या तो दृश्य है, या तो श्रव्य है, या दृश्य श्रव्य है। अब उसके बाद दूसरे में क्या करना है, आप पाठ वस्तु, ठीक है, पाठ वस्तु, शिक्षण विधि, कैसे बताएंगे आप, क्या करेंगे, का चयन करना। दूसरा समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है। अब क्या किया आपने, पहले आपने तय कर लिया कि हमको इसको इस माध्यम से ये शिक्षा देनी है। जैसे कि हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, हम ऑडियो देंगे, वीडियो देंगे, बुक देंगे, फ्लो चार्ट देंगे, कार्ड देंगे। हम किन चीजों का उपयोग करते हुए पढ़ाएंगे, यह हम पर डिपेंड करेगा। अब जब डिपेंड करेगा तो फिर क्या पढ़ाएंगे। अब जब हम उसको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय हम उसका मूल्यांकन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन का मतलब है कि जो हमारा पर्पस था, जो उद्देश्य था, हम लेक्चर को सरल बनाना चाहते थे, इजी टू अंडरस्टैंड बनाना चाहते थे, तो वो हो पाया कि नहीं हो पाया। इवैल्यूएट करेंगे। या एक बार आप ये चीज ध्यान दो, इसको वैसे ही समझ सकते हो आप, जैसे कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब तैयार करते हैं तो उसमें एनिमेशन लगाते हैं। जब हम एनिमेशन लगाते हैं तो एक बार प्ले करके देखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही हम इसको देखेंगे, शैक्षिक तकनीकी में ये चीज वैसे ही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर इसमें मूल्यांकन में हमारे कुछ वो है तो हम इसमें सुधार करेंगे या इसमें संशोधन करेंगे, सुधार या संशोधन। तो ये हमारे 4 चरण हो जाएंगे, किसके, इंस्ट्रक्शनल तकनीकी के। ठीक है। अब बात आती है टीचिंग क्या है। इसी में टीचिंग किसी तथ्य, घटना, संदेश या विषय की जानकारी देना। समझ में आया? नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात समझो। अब शिक्षण तुम्हारा 3 तरीके की चीजों में होता है। शिक्षण के कितने तरीके हैं? पहला तरीका है एक तंत्र, फिर तंत्र, जनतंत्र, और फिर है प्रभाव रहित। तंत्र में शिक्षण के उद्देश्य, जनतंत्र में शिक्षण, एक तंत्र में शिक्षण। अब ये एक तंत्र क्या होता है?
एक तंत्र को हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। ये वो जगह होती है जहां पर एक ही व्यक्ति है। जैसे कि आपने दक्षिण कोरिया का नाम सुना होगा, किम योंग। अब उसके सामने काहे का शिक्षा दोगे बताओ जरा? वो तो वही माई बाप है, जो हम कहें वही सत्य, जो करें वही न्याय, है ना। जब तुमको ये पता है कि ये बंदा सुनता नहीं है, सीधे टांग देता है, तो फिर वहां ज्ञान बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तंत्र में शिक्षण शासक की इच्छा के अनुसार। समझ में आया ना आया? एक तंत्र में शिक्षण किसके अनुसार चलेगा? शासक की इच्छा। अब जनतंत्र में शिक्षण कैसे चलेगा? मानवीय मूल्यों और राष्ट्र हित के अनुसार। आपने स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के उद्देश्य पढ़े होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा देश प्रेम और देश सेवा की भावना का जो विकास करना है वो शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है ना। तो ये चीज आती है आपके किस उसमें, शिक्षण में। अब उसके बाद जो प्रभाव रहित तंत्र में शिक्षण, जहां पर कि कोई उद्देश्य नहीं है, वहां पर शिक्षक एक मित्र की तरीके काम करेगा। शिक्षक एक मित्र या पथ प्रदर्शक का काम करेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बाकी बहुत ज्यादा इसमें स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव बेस पर ही पढ़ें, लेकिन ऑब्जेक्टिव का भी तो बेसिक पता होना चाहिए कि हवा में चलोगे। ठीक है। तो अब एक शिक्षण की परिभाषाएं, इसकी परिभाषा क्या दी गई है? तो देखिए, एक शब्दकोश है आपका, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिक्शनरी शब्दकोश, शब्दकोश समझ रहे हैं ना अनीता? क्या होता है ये? डिक्शनरी होता है वो जो किसी भी शब्द को बताती है कि किसका क्या मतलब है। तो जहां पर जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या कह रही है? देखिएगा, शिक्षण का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या दिया है इसने कहा है दूसरों को सीखने की, ये रट लो, ये आ सकती है, दूसरों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। शिक्षण कहलाता है। एक बात बताना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं जान रहे। मैं केवल आपके पढ़ने के तरीके को सरल कर पा रहा हूं। मैं केवल एक गाइड की तरीके आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसका मतलब क्या है, मैंने अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। जो ग्रुप की खल देखिए ऐसे, शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है। ये किसने कहा? पुनर्बलन को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और ये कहा बीएफ स्किनर ने। मैंने कल एक वीडियो के दौरान कहा था बीएफ स्किनर को बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है। और स्मिथ ने क्या कहा? इन्होंने कहा शिक्षण एक सा उद्देश्य निर्देशित क्रम है। एम क्या है? शिक्षा देना, और उसके पहले ऑलरेडी जो टाइटल आ जाता है वो आपके शिक्षण को टाइटल दे देता है। तो इस तरीके से स्मिथ का ये कंप्लीट होता है। ठीक है। अब शिक्षण की प्रकृति, यहां पर इसी में हम शिक्षण की प्रकृति को बता दें तो शिक्षण नंबर 1, सीखना प्रभावशाली बनाता है। सीखना प्रभावशाली बनाता है, पहला।
दूसरा, शिक्षण सीखने को रुचिपूर्ण बनाता है। पढ़ा आप अपने आप से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पढ़ा देता है तो उसकी बात अलग होती है। जैसे आप ये लेके आए तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन अगर उसमें हमने कुछ अपनी तरफ से बता दिया तो आपको थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षण अनुशासन बनाता है। देखिए, खुद से पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब आज मूड नहीं है, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, मतलब जो मैंने एक बार कहा था, अभी सोच रहे हैं अबे काहे पढ़ब, आज पढ़ब फिर कल पढ़ब, फिर जब कल आओ तो कहन अब कल पढ़ब, और फिर जब लास्ट में आया तो कहन जब एग्जाम आई तब पढ़ब, और जब एग्जाम आ जाते तब कहते अब का पढ़ब। तो वो कॉन्सेप्ट आपका अलग होता है। फिर कौशल युक्त प्रक्रिया है। अब कि हम अच्छे शिक्षण की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो अच्छा शिक्षण क्या करता है? अच्छा शिक्षण वांछनीय सूचनाएं देता है। वांछनीय का मतलब आवश्यक सूचनाएं। जैसे कि अगर आपको एक अच्छी क्लास मिलती है तो अच्छी क्लास का मतलब वो कोर्स कंटेंट से रिलेटेड सारी बातें आपको समझा दी जाती हैं। यहां पर अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो शिक्षण से संबंधित सारी बातें हम आपको बताएं, ये हमारा फर्ज है अगर हम अच्छे शिक्षक हैं तो। फिर आती है सीखना। जब हम शिक्षण की परिधि में आते हैं, जब हम क्लास में बैठे होते हैं और जब हम शिक्षण प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो हम सीख रहे होते हैं। दूसरी चीज कुशल आयोजन होता है, स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक अच्छे तरीके से कैसे अपनी बात कही जाए, कैसे टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए, कैसे किसी टॉपिक में सरलता लाई जाए, कैसे बुकिश लैंग्वेज से हट करके कॉमन लैंग्वेज में वो बात समझाई जाए, इस विषय को हम कुशल आयोजन कहते हैं। सहानुभूति, लगभग अच्छे शिक्षण में सामने बैठे शिक्षक का छात्र के लिए शिक्षक एक पिता पुत्र के जैसा होता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध पिता पुत्र का संबंध है। मतलब जब तक आपकी सारी समस्याएं हल नहीं होती हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ना चाहिए। और यही रीजन है कि आज मैं ग्रुप पर थोड़ा गुस्से में था। क्यों आखिर नहीं, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इसका मतलब क्या है? जब बच्चा गलती करता है तो बच्चा तो अपनी नासमझी दिख करेगा, पिता का फर्ज क्या है? करने दे, नहीं, एहसास कराना होगा, नहीं तो फिर ये होगा आप पहले बताते, हम तो ना समझते, आप डांटते हमको। तो ये चीज होती है कि आप सहानुभूति पूर्वक, क्योंकि उसका क्या भला है क्या बुरा है ये आप देख सकते हो, बच्चा नहीं देख सकता, वो तो मस्ती में है। फिर सहयोग पर आधारित, याद रखिएगा, तभी आप सीख सकते हैं जब आप सीखना चाहेंगे। अगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। जैसे कि वहां हो रहा है, हम केवल वीडियो डाल दें, हम अपने वीडियो को बना दें, अगर आप वीडियो प्ले नहीं कर रहे हैं या उसको देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो फिर आप उन चीजों को नहीं सीख सकते जो कि आपको सीखनी चाहिए। यानी लर्निंग कोऑपरेशन पे डिपेंड करेगी। यहां पर क्या है? इसेंशियल इंफॉर्मेशन लर्निंग होगी, स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, संपैथाइज्ड व्यू होगा, कोऑपरेशन इंटर कोऑपरेशन रहेगा, जनतंत्रीय डेमोक्रेटिक रहेगा। शिक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है बाकी तुम बेवकूफ हो। हम बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कहीं पर आप हमसे ज्यादा जानते हो या आपको वो चीज पहले से पता हो। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक मेथड रहता है, ये ऑटोक्रेटिक नहीं। और ये हमेशा डायनेमिक होता है। यानी डायनेमिक का मतलब चेंजेबल, जरूरी नहीं कि आप एक लेवल पर ही चलते रहो, सुविधाओं के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा और जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा। देन निदानात्मक और उपचारात्मक, पढ़ाने के बाद अगर बच्चे को समझ में नहीं आता, इसको हम रेमेडियल बोलते हैं बेटा। हाँ, रेमेडियल क्लासेस याद है ना? ये इसमें क्या होता है, हम डायग्नोस करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ है और उसको फिर उस लेवल से एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? अब बात आती है शिक्षण और अनुदेशन तकनीक में अंतर।
अनुदेशन तकनीकी में अंतर क्या है? कोई बताएगा क्या अंतर है? शिक्षण क्या है, अनुदेशन तकनीकी क्या है? माध्यम। ध्यान रखिएगा, माध्यम। इधर देखिए, शिक्षण में माध्यम नहीं होगा और अनुदेशनात्मक तकनीकी में माध्यम होगा। एक और चीज है जिसका अंतर आता है और वो अंतर है अंतःक्रिया का। हमने उस दिन जब लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बताई थी तो मैंने एक बात कही थी कि कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी बच्चों से भावात्मक तौर पर नहीं जुड़ सकती। बच्चों को जो लगाव टीचर से हो जाता है वो टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। मतलब छात्र और शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध होता है, जो भावात्मक जुड़ाव होता है, जो अंतःक्रिया होती है, आप हमें देखते हैं, हम आपको देखते हैं, आपने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया, या हमारी आपकी जो बातचीत होती है, रोज जो मिलते हैं, जो हमारी परस्पर एक कह सकते हैं केमिस्ट्री बनती है, वो आपकी शिक्षण में होती है और अनुदेशन तकनीकी में नहीं होती। ये दो अंतर आपको किसमें देखने चाहिए? समझ में आया? ठीक। अब अगला टॉपिक है शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या अंतर है? प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? ये टीचिंग है, हाँ बेटा, और ये ट्रेनिंग है। और प्रा का मतलब क्या है? प्रा प्लस शिक्षण है ना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रा मतलब होता है पहले और शिक्षण का मतलब है शिक्षण, यानी शिक्षण से पहले जो आपको ज्ञान मिलता है वो ट्रेनिंग है। बीएड एक ट्रेनिंग है आपकी। बीएड क्या है? ट्रेनिंग है, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एजुकेशन है। और शिक्षण क्या है? डायरेक्ट टीचिंग है, यानी डायरेक्ट कह सकते हैं ज्ञान देना या लेक्चर देना या इंफॉर्मेशन देना, सीखना सिखाना, डायरेक्ट सीखना सिखाना। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक और चीज आती है प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रतिपादन में अंतर। प्रतिपादन क्या चीज है? शिक्षण और प्रतिपादन में अंतर। प्रतिपादन क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमें क्या पता, तो ढूंढो। प्रतिपादन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोपाउंड करना, किसी चीज को जन्म देना। अगर हमने कोई नई चीज बना दी तो उसे हम प्रतिपादन कहते हैं। और शिक्षण का मतलब वही सीखना सिखाना हो जाएगा। प्रतिपादन का मतलब किसी नई व्यवस्था या नए सिस्टम को जन्म देना। व्यवस्था को प्रारंभ करना। ठीक है। अब शिक्षण और अनुकूलन में क्या अंतर है? शिक्षण और अनुकूलन, अनुकूलन की अंग्रेजी एडेप्टेशन होती है और शिक्षण की अंग्रेजी टीचिंग होती है। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताओ, दोनों का डिफरेंस बताइए। इसका मतलब फिर सीखना सिखाना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नई परिस्थितियों में सामंजस्य बनाना, नई
परिस्थितियों में समायोजन करना। नई परिस्थितियों में समायोजन करना। तो अब हम शिक्षण विधियों पर अध्ययन करेंगे। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं और टीचिंग मेथड्स में क्या बताया जाएगा, टीचिंग मेथड्स क्या चीजें हैं। तो टीचिंग मेथड को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जब शिक्षण कर रहे हैं तो एक पॉइंट शिक्षक है और दूसरा है शिक्षार्थी। इस तरीके से शिक्षक और शिक्षार्थी बाइपोलर या दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन कुछ विद्वानों ने यह कहा कि शिक्षक है, शिक्षार्थी है, तो इनके बीच में एक पाठ्यक्रम भी आएगा, यानी पाठ्यक्रम नाम की तीसरी भी चीज आएगी, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक ट्राइपोलर या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हो जाती है या शिक्षा का एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है। अब जब ट्रायंगल बनेगा तो शिक्षक और शिक्षार्थी इस तरीके से कुछ संबंधित हो जाएंगे, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे। अब जब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम एक साथ आएगा तो हमें पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी को पढ़ाना है, इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षार्थी को किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसके लिए किसी एक माध्यम का चुनाव करना शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है और यही माध्यम जो है वो शिक्षण विधि का विकल्प बनता है। अब अगर ये सामने की क्लास है, भौतिक क्लास है, तो वो शिक्षण विधि होगी। अगर यहीं पर हमारी क्लास किसी माध्यम से हो रही है तो उसमें हम शैक्षिक तकनीकी का अध्ययन करेंगे, शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करेंगे और किसी प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से उसको रखेंगे। तो इस तरीके से शिक्षक को शिक्षार्थी के मध्य शिक्षण विधि के माध्यम से जुड़ना होता है और शिक्षण विधि को हम पढ़ाने का तरीका कहते हैं। पढ़ाने का तरीका शिक्षण विधि कहलाता है। अब शिक्षण विधि को कैसे हम निश्चित करें, किस आधार पर शिक्षण विधि का चयन किया जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षण विधि की विशेषताओं को देखें कि शिक्षण विधि की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है। आखिर क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जो शिक्षण विधि को हमारे लिए आवश्यक बनाती हैं। तो आवश्यकता के लिए हम पहले देखें तो ये पूछा जा सकता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि शिक्षण विधि का चयन आवश्यक है और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उनमें से पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों शिक्षण विधि का चयन आवश्यक है। तो शिक्षण विधि की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये रुचिपूर्ण रहती है, रुचि उत्पन्न कर देती है बच्चों के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है, आप बताएं। पाठ्यक्रम को, जो पाठ्य वस्तु जो है उसे सरल बनाने का काम करती है शिक्षण विधि। तीसरा, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सही शिक्षण व्यवस्था चले, शिक्षण की क्लास सही ढंग से चले, इसके लिए शिक्षण कार्य सही हो, हमें शिक्षण विधि सही चुननी होगी। अगली आवश्यकता क्या है? कक्षा का संचालन, जिसे कि हम देखेंगे कि कक्षा का संचालन एक सुचारू रूप से हो, सार्थक रूप से हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सही शिक्षण विधि का चुनाव करें। क्योंकि अगर हमने शिक्षण विधि सही नहीं चुनी तो पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा हो, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा नहीं होगा, माध्यम अच्छा नहीं होगा, तो बच्चों में कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं रहेगी। शिक्षण विधि की आवश्यकता के बाद अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण विधि में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो शिक्षण विधि कैसी हो? शिक्षण विधि सबसे पहले तो जो शिक्षण विधि हो वो सरल होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए, शिक्षण विधि आसान होनी चाहिए, उसका उद्देश्यपूर्ण होना बहुत आवश्यक है और शिक्षण विधि के माध्यम से हम स्पष्ट चीजों को बता पाएं। शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण हो, शिक्षण विधि परिवर्तनशील होनी चाहिए, समय के अनुसार शिक्षण विधि में बदलाव किया जा सके, कम समय में उसे समाप्त किया जा सके
और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाई गई हो, क्योंकि छात्रों की योग्यता एक जैसी नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण विधि का चुनाव करते समय हमें व्यक्तिगत विभिन्नता और बच्चों की क्षमताओं का विकास करना होता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम उसको ध्यान में रख करके शिक्षण विधि का चुनाव करें। तो अब हम शिक्षण विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ द टीचिंग मेथड्स पर स्टडी करेंगे। टीचिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी जानकारी आपको आवश्यक है। अगर टीचिंग मेथड्स के बारे में आप नहीं समझ पाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समस्या आएगी, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये टीचिंग मेथड किस तरीके का है, ये ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, ये पारंपरिक है या आधुनिक है, इसमें क्या किया जाना चाहिए और इसमें छात्र को कितनी स्वतंत्रता मिल रही है, या ये छात्र केंद्रित है या अध्यापक केंद्रित है। तो व्याख्यान विधि, जिसे कि हम लेक्चर मेथड कहते हैं, इसमें अध्यापक के द्वारा लेक्चर फॉर्म में शिक्षण किया जाता है और लेक्चर फॉर्म में शिक्षण शुरुआत से होता आ रहा है। इस तरीके से यह विधि हमारी ट्रेडिशनल विधि कहलाती है, पारंपरिक मेथड कहलाता है और ये टीचर केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, इसीलिए इसे हम ओल्ड मेथड कहते हैं। तो हर विधि में आपको उसकी परिवर्तनशीलता देखनी है कि वो कौन से मेथड में आ रही है। दूसरी विधि प्रदर्शन विधि है, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में हम बच्चों को अपनी विषय वस्तु से संबंधित चीजें दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं या उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। जैसे बायोलॉजी में बच्चों को डाइसेक्शन करके दिखाया जाता है, तो ये मॉडर्न मेथड है जो कि छात्र केंद्रित है। अब उसके बाद ट्यूटोरियल मेथड है। ट्यूटोरियल में क्या होता है कि हमें किसी विषय वस्तु को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसे हम ट्यूटोरियल मेथड कहते हैं। और ट्यूटोरियल मेथड, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को सही और गलत को कैसे करेंगे ये बताते हैं, इसलिए ये मॉडर्न हो जाता है। अब उसके बाद दूसरी वर्णन विधि है, जिसे हम डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि पुराने समय में केवल वर्णन किया जाता था, जो भी बात है उसे बता दिया जाता था, कहीं पर भी बच्चों को लेकर के कोई भी सुझाव नहीं होता था। ये विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है, कौन सी विधि छात्र केंद्रित है। यहीं पर से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आपको बिल्कुल ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब तक हमें आधारभूत ज्ञान नहीं होगा, हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरों पर आधारित रहकर आप ऐसा ना करें, क्योंकि दूसरा व्यक्ति एग्जाम में गलत बता सकता है। ऐसे समय में कौन सी विधि टीचिंग मेथड में है। अब हमारी नेक्स्ट विधि विवरण विधि है, जिसमें कि हम इलस्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इलस्ट्रेशन मेथड में किसी चीज का हम वर्णन कर देते हैं, विवरण कर देते हैं। तो ये भी विधि चूंकि पुराने समय की है, केवल टीचर बता रहा है, इसलिए ये टीचर केंद्रित है और ट्रेडिशनल मेथड है। टी का मतलब ट्रेडिशनल हो जा रहा है, जो शिक्षक केंद्रित होगी, और एम का मतलब मॉडर्न हो जाएगी, जो छात्र केंद्रित होगी। छात्र केंद्रित सारी विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां हैं और जो टीचर केंद्रित विधियां हैं वो ट्रेडिशनल विधियां हैं, जो पारंपरिक तरीके से चलती हैं। आपको याद रखना है, एग्जाम टाइम में 3, 4, 5 या ABCD का सर्च करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। अगली विधि, जिसे कि ऊपर से हम देख चुके हैं, अब व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि को हम एक्सप्लेनेशन मेथड कहते हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम किसी चीज का विवरण दे देते हैं, बच्चों को कंटेंट में एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये भी हमारी ट्रेडिशनल मेथड है। अब दृष्टांत विधि है, जिसमें कि हम बच्चों को एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। ये भी ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न विधि दोनों है, क्योंकि वर्तमान समय में भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं और पुराने समय में भी दिए जाते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विधि है जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियों में, दोनों तरीकों में आती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अनुदेशनात्मक विधि है, जिसे कि प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं। तो अनुदेशनात्मक शिक्षण विधि ये मॉडर्न विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण प्रविधि का यूज होता है और प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रोल मॉडल विधि। रोल मॉडल विधि में बच्चों को कुछ भूमिका देकर के उनसे कुछ डायलॉग्स बुलवाए जाते हैं, यानी एक्टिंग करवाई जाती है। तो ये एक मॉडर्न मेथड हो जाता है, क्योंकि पुराने समय में इस तरीके की चीजें नहीं हुआ करती थी। वर्तमान में रोल मॉडल को यूज करते हुए इन विधियों का यूज किया जाता है। तो रोल मॉडल विधि हमारी मॉडर्न विधि हो जाएगी।
अब उसके बाद जो समीक्षा विधि है, जिसे कि हम इंस्पेक्शन विधि या सुपरविजन विधि कहते हैं, पुनर्विलोकन विधि कहते हैं, ये विधि भी याद रखेंगे, समीक्षा विधि भी ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों विधियों का फॉर्म बन जाती है। तो इसे हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। और इंस्पेक्शन मेथड में हम पूर्व की किसी घटना पर या उसकी चर्चा पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण विधि आती है, जिसमें क्लैरिफिकेशन होता है। तो इसमें हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। स्पष्टीकरण में हम किसी चीज के होने का या ना होने का लॉजिकल ये विधि है। पुराने समय में भी स्पष्टीकरण हुआ करते थे, आज के समय में भी स्पष्टीकरण हुआ करते हैं। तो घटनाओं को विवरणवार अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं, कौन सी घटना क्यों हुई, इतिहास के अध्ययन के लिए ये क्लैरिफिकेशन मॉडल जो बनता है, क्लैरिफिकेशन मेथड जो है, ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ मॉडर्न मेथड में आ जाती है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि, ये शुरुआत से अरस्तु के समय से चली आ रही है, जिसे कि हम क्वेश्चनियर मेथड विधि कहते हैं। इस विधि में बच्चा प्रश्न पूछता है और अध्यापक उसका जवाब देता है। जहां पर आप उपनिषद और वेदांतों की बात करते हैं, वहां पर भी प्रश्नोत्तर विधि चलती थी और वर्तमान समय में भी प्रश्नोत्तर विधि चलती है। क्योंकि प्रश्न आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर आपको मिलेगा। ये विधि ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों विधियों में, दोनों तरीकों में आती है और ये छात्र केंद्रित प्लस अध्यापक केंद्रित दोनों होती है। तो इस तरीके से ये विधियां आपकी समाप्त होती हैं। इन विधियों में सारी चीजें आपको अध्ययन कर लेनी है, कौन सी विधि किस मेथड पे है, उस मेथड के अनुसार ही आपको अपनी शिक्षण विधि का चुनाव करना होता है। शिक्षण तभी आपका सफल और सार्थक होगा जब आपने अपने पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए सही शिक्षण विधि का प्रयोग किया हुआ है, अन्यथा फिर आप इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का ओपनिंग वीडियो